गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 6 क्लास के ज्योग्राफी का चैप्टर 1 और लेक्चर ये 4 नंबर पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन को हम नक्षत्र भी कहते हैं। कॉन्स्टिलेशन को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र भी कहते हैं। देखिए कॉन्स्टिलेशन के बारे में कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पर, उसके बारे में हम देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स विथ सम इमेजिनरी शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन। अर्थात तारों का एक ऐसा समूह जो एक काल्पनिक क्या बनाता है? आकृति बनाता है, काल्पनिक आकृति बनाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तारों का एक ऐसा समूह जो इमेजिनरी शेप बनाता है उसको हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। देखिएगा अभी तक हमें 88 कॉन्स्टिलेशन के बारे में जानकारी है। अभी तक हमें 88 कॉन्स्टिलेशन के बारे में जानकारी आपके बुक में दिया गया है। जैसा कि उसमें कुछ ऐसे कॉन्स्टिलेशन है जिसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। आपके बुक में यहां पर लिखा हुआ है कि there are 88 constellations known so far. You can identify some of these with a naked eyes like the Ursa Major, Ursa Minor। मैंने इसको लिख दिया है। ऊपर में कुछ ऐसे चीज है जो लिखे हुए हैं। देखिए कि when you look up in the sky at night you can see groups of stars forming shapes such as those of animals, mythological character or an object। इसको वहीं लिखा है such a group of stars with some imaginary shape is called constellation और नक्षत्र। देखिए मैंने उसको लिखा है सिर्फ थोड़ा उसका डेफिनेशन लिखा है, ठीक है ना। ये कहता है कि जो शेप बनाते हैं जो काल्पनिक शेप बनाते हैं, तो ये काल्पनिक शेप क्या हो सकते हैं? किसी जानवर का हो सकता है। यहाँ पर साफ लिखा है कि वो जानवर के हो सकते हैं या मैथोलॉजिकल कैरेक्टर या धार्मिक धर्म से रिलेटेड कोई कैरेक्टर होता है उसका वो शेप हो जाता है। तो देखिए जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स मिलकर यहाँ पर लिखा है ना ग्रुप ऑफ स्टार्स। जो स्टार्स होते हैं, जो तारों का एक समूह होता है, इसमें 10 या 10 से ज्यादा, ये 10 भी हो सकते हैं या इसमें आपको लिखा है कि एक कॉन्स्टिलेशन में है जस्ट 10 स्टार्स। एक कॉन्स्टिलेशन में 10 स्टार्स होते हैं, यानी शेप बनाने में 10 स्टार्स या और समटाइम्स मोर देन ए मिलियन ऑफ स्टार्स, और इसमें कभी कभी मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है ना। तो एक शेप बनाते हैं, जैसा मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए किताब में ही शेप बनाया हुआ है। देखिए ये देखिए मैं थोड़ा सा ही समझाता हूं। देखिए ये सारे जो स्टार्स जुड़ के क्या बना रहे हैं? ये सारे एक शेप बना रहे हैं। ये किसी तरह का शेप हो सकता है, किसी जानवर का भी शेप हो सकता है या किसी मैथोलॉजिकल आपको कैरेक्टर का शेप हो सकता है, ठीक है ना। आपको हम बता दिए ऑलरेडी कि हम लोग 88 कॉन्स्टिलेशन के बारे में अभी तक जानते हैं, जिसमें हम उर्सा माइनर, उर्सा माइनर सब के बारे में जानकारी रखते हैं। जो यहाँ पर जो शेप दिया है, ये जो शेप है ये उर्सा मेजर का शेप है, जिसको हम सप्तर्षि भी कहते हैं। आइए इसके बाद से हम पढ़ेंगे द सोलर सिस्टम। आपको मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में ही सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया है। सोलर सिस्टम जिसमें सन जो होता है सबका हेड होता है। सोलर सिस्टम में हेड ऑफ द फैमिली है। सोलर सिस्टम जो हेड ऑफ द फैमिली है सोलर सिस्टम में, वो सन आते हैं। मैं एक बार फिर आपको वैसा ही फिगर बनाकर फिर मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ।
देखिए ये सन हुई, और इसके बाद से जो ऑर्बिट में, ये ऑर्बिट है इन लोग का, इसके बाद से ये मरकरी है, मरकरी है, ये वेनस है, आपका इसको हम अर्थ कह सकते हैं, ये आपका मार्स है, ये जुपिटर है, ये सैटर्न है, ये यूरेनस है, ये नेपच्यून है। देखिए तो 8 हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपके 8 प्लैनेट्स हो गए। देखिए ये सन है और सन का 8 प्लैनेट्स हो गए, ठीक है ना। तो ये तो आपका सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स है उसको मैंने लिख दिया, ठीक है ना। लेकिन बुक में क्या कहा उसको हम लोग देखेंगे अभी। कहता है द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, प्लैनेट्स इंक्लूडिंग आवर अर्थ विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। देखिए ये सोलर सिस्टम में हमारा सन हुआ और ये फिक्स्ड पाथ में जो मूव कर रहे हैं हमारे प्लैनेट्स हैं, सारे ये प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना। हम जिस प्लैनेट्स पर आते हैं उसको हम अर्थ करते हैं, ये ऑर्बिट है, इसी ऑर्बिट में ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। Other celestial bodies like asteroids, moons, dwarf planets, meteoroids, comets, etc. are a part of the solar system. The sun is the center of the solar system, and its gravitational pull keeps all the planets and other bodies in their orbits. देखिए कहता है कि सोलर सिस्टम का हेड सन है, ये प्लैनेट्स हैं, तो ये प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो ये मूव क्यों करते हैं भाई, तो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये अपने जगह पर अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता तो ये एक दूसरे से जाके क्या करेगा, टकरा जाएगा। अब अभी मैंने बताया कि इसमें एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, मून, ये सारे जो हैं ये सारे आपके सोलर सिस्टम के हिस्से हैं। ये सारे क्या हैं, सोलर सिस्टम के हिस्से हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि बुक से अपने से पढ़ने का, क्योंकि मैं आपको बुक से पढ़ा तो दे रहा हूँ, टॉपिक वाइज भी समझा दे रहा हूँ। इसको पहले भी मैं समझा चुका हूँ, अभी भी समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने इससे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 करके लिख दिया था ताकि दिक्कत नहीं हो। शुरुआती इंट्रोडक्शन था, आप इसको समझ सकते हैं। तो सोलर सिस्टम में आपको सन जो होता है हेड होता है, और उसके बाद से उसमें जो आने वाले होते हैं मेटेरॉइड्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होंगे, उसके बाद से आपको मून होंगे, प्लैनेट्स होंगे। ये सारे क्या है, सोलर सिस्टम के हिस्से हैं। और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये अपने ऑर्बिट में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाते हैं। अगर ऐसा नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहेगा तो ये टकराने का ज्यादा चांस है, टकरा जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आइए हम देखते हैं क्या कहता है। Make of intensely hot gases, the sun is the largest member of the solar system. It provides heat and light of all the planets. Without the sun, life on Earth would not exist, and our planet would be completely barren and frozen. The gravitational field of the sun holds the entire solar system together. देखिए ये कह रहा है कि सोलर सिस्टम में, फिर ये बात बोला नीचे कि सोलर सिस्टम में सन जो है हेड ऑफ द फैमिली है। सोलर सिस्टम का हेड ऑफ द फैमिली कौन है, सन है, ठीक है ना। और सन को कहा गया है, ये आग का गोला है। गोला क्या है, ये
एक तरह का गैस समझ लीजिए, आपका ये गोला है, ये नहीं, इसमें कहा जा सकता है कि अभी मैं स्टार्स के बारे में पढ़ाया, तो स्टार्स और सन को देखिए। स्टार्स क्या पढ़ाया था मैंने, स्टार्स भी को भी मैंने पढ़ाया था कि ये गैसों का गोला है, तो सन भी क्या है, गैसों का गोला ही होगा। सन भी क्या होगा, गैसों का गोला ही होगा। तो गैसों का गोला होगा तो देखिए उसमें जो है उससे भी हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, तो इससे भी हीट और एनर्जी निकलेगी, ठीक है ना। उससे भी हीट और एनर्जी निकलती है, तो इससे भी हीट और एनर्जी निकलती है। क्योंकि ये अर्थ से सबसे निकटतम स्टार, अर्थ से निकटतम स्टार है, इसीलिए हम जो है जितने हम सॉरी जितने प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना, तो ये सारे प्लैनेट्स को लाइट सन के माध्यम से मिलता है, एनर्जी जो होता है सन के माध्यम से मिलता है। और हम जिस प्लैनेट पर रहते हैं उसका नाम है अर्थ। और अर्थ जो है, अर्थ पर जो लाइट हमको मिलता है, सोर्सेज ऑफ जो एनर्जी है वो सन के माध्यम से ही हमको मिलता है। अब हम और देखेंगे कुछ और क्या है। अब ये बात है देखिए कि सन जो है, सन ये कहता है, सन आपको सन के बारे में कहा गया है कि अभी मैं बार बार एक ही वर्ड को नहीं बोलना चाहता हूं कि इसमें भी वही लिखा है कि सन जो है, सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये कंप्लीटली अपने जगह पर ही रेवोल्यूट, ये अपने पाथ पर ही क्या करते हैं, रेवोल्यूट करते हैं, मूव करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। तो प्लैनेट्स के बारे में मैं लेक्चर नंबर 5 में आपको पढ़ाऊंगा।